हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज मैं एक स्पेशल वीडियो के साथ आई हूँ। सबसे पहले तो एमपी जुडिशरी में प्रीलिम्स में जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आपने एक मुश्किल जो कड़ी है वो पास कर ली है और आपको अभी दो बहुत महत्वपूर्ण काम करने हैं। आपके मेंस के बारे में, मेंस का अच्छे से प्रिपरेशन करना है और उसके बाद जो दूसरा हर्डल होता है वो होता है इंटरव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी जुडिशरी मेंस के बारे में और जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उसके क्या स्ट्रैटेजी हैं, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन मेंस और अच्छा स्कोर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला पार्ट वीडियो का ये होगा कि मैं आपको ब्रीफ करूँगी कि जुडिशरी का सिलेबस क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको जो है इस वीडियो में बिहार जुडिशरी मेंस के बारे में भी बताया जाएगा और बिहार एपीओ के बारे में भी बताया जाएगा। तो ये तीनों एग्ज़ाम जो है, अब प्रीलिम्स तीनों का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका एमपी भी निकला होगा, बिहार जुडिशरी भी निकला होगा, बिहार एपीओ भी निकला होगा। तो तीनों को कैसे स्ट्रैटेजाइज़ करके पढ़ना होगा ये भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और जो दो या दो से अधिक एग्ज़ाम या फिर सिर्फ एक एग्ज़ाम जिनका निकला है वो कैसे अपना फोकस करके जो मतलब डिफरेंट तरीके से आपका स्टडी का जो कैटेगराइजेशन है वो किस तरीके से बनना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं एमपी जुडिशरी। तो हर जुडिशरी का आप देखेंगे कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होता है, डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, डिफरेंट मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हर जुडिशरी का एक अपना पैटर्न होता है जो वो फॉलो करते हैं। हम प्रीलिम्स में भी देखेंगे, प्रीलिम्स का भी अपना एक सेट पैटर्न है जो है बिहार का अलग तरीके का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, एमपी का अलग तरीके का पूछने का पैटर्न है। आप डीजेएस में जाइएगा, दिल्ली जुडिशल सर्विस में, वहाँ पे बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ यूपी जुडिशरी का अलग पैटर्न होता है। तो इस तरीके से एमपी जुडिशरी का जो मेंस का है वो आपको चार भागों में डिवाइडेड है, एज यू ऑल नो। तो हम बात करेंगे आज जो पेपर 1 है आपका और जो पेपर 3 है एमपी जुडिशरी का उसके बारे में। तो पेपर 1 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एंड जो सिविल प्रोसीड्योर लॉज जो हैं, मतलब सिविल लॉज जो हैं उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन। तो ये देखिए पांच जो आपका ये क्वेश्चन, पांच जो टॉपिक हैं आपके, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ, इसमें से दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक लिमिटेशन से रिलेटेड आपका सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये बनता है आपका, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका पेपर 1। हर क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होता है। और जो सबसे बड़ा हर्डल है एमपी जुडिशरी में कि आपको बहुत ही थॉरो रहने की ज़रूरत है। ठीक है, थरो कहने का ये मतलब कि कोई भी सेक्शन से जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो 2 क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको दोनों ही क्वेश्चन को टैकल करना है। अगर आपको एक नहीं आता है तो वहाँ आप मतलब एक आपका ड्रॉबैक हो गया, एक क्वेश्चन आप छूट जाएगा आपका। उसी तरीके से सीपीसी का 2 क्वेश्चन है तो दोनों क्वेश्चन में आपको दोनों ही आपको टैकल करना है। देयर इज़ नो चॉइस विच यू हैव। तो ये एक बहुत ही एमपी मेंस का एक टिपिकल चीज़ है। इसमें देखिए आपको इस 6 जो आपका सीरीज़ है, कॉन्स्टी, सीपीसी, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एंड लिमिटेशन, इसमें से जो 3 आपका सेट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन, इसको बहुत ईजी तरीके से पढ़ा जा सकता है। ये बहुत स्कोरिंग एरिया होगा और इसमें बहुत लेंदी आपका सिलेबस नहीं है, एक सेट लिमिटेड सिलेबस है। जैसे कि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आप अगर खंगालेंगे तो आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट से रैटिफिकेशन, जो एजेंसी का एक क्वेश्चन है, रैटिफिकेशन से रिलेटेड, एसेंशियल्स ऑफ रैटिफिकेशन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडरेशन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल्दो ये कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है और 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस नहीं रहेगा। लेकिन जो तभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आपका लिमिटेड सेक्शन आपको कॉन्सेप्ट्स है जिसको अगर आप समझ जाएंगे तो उसको लिखना इजी है। तो ये 3 का सिलेबस कंप्लीट करना आपको रिलेटिवली ईजियर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन लेंदियर है, सीपीसी लेंदियर है और टीपीए भी थोड़ा लेंदी कॉन्सेप्ट्स के साथ है, ऑल्दो इसके भी लिमिटेड, अगर आप मॉर्गेज पढ़ लें, लीज पढ़ लें, गिफ्ट पढ़ लें, एक्सचेंज, मतलब इसमें भी आप टू द पॉइंट पढ़ाई करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। हर सब्जेक्ट की अपनी स्ट्रैटेजी है। टीपी में आपको डॉक्ट्रिन्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। डॉक्ट्रिन्स
को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको मॉर्टगेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डील करना है। गिफ्ट से क्वेश्चन कई बार आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, अगर डोनी मर गया या डोनर मर गया और अगर गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो क्या होगा, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है गिफ्ट का लेकिन सारे एसेंशियल्स फुलफ़िल कर दिए गए हैं तो क्या गिफ्ट जो है वो वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो कई बार आपको एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले इन 3 पोर्शन को आप डील कर सकते हो और उसके बाद टीपी पे आ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी को सबसे लास्ट में एंड में कर सकते हो। ऐसे करने से क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब सिलेबस कवर कर लेते हैं तो साइकोलॉजिकली आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहते हैं। अगर आप सीपीसी में बहुत ही अच्छा मतलब इन डेप्थ आप 1 महीने 1.5 महीने लगा रहे हो, सीपीसी में 2 महीने लगा रहे हो, तो फिर वहाँ से तो आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मिलेगा। अल्टीमेटली आपको दो क्वेश्चन स्पेसिफिक रिलीफ से भी मिल रहा है और 2 क्वेश्चन आपको सीपीसी से भी मिल रहा है। सीपीसी में आपको बहुत इलॉबरेट सिलेबस है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कुछ सेक्शंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि कवर करके आप 2 क्वेश्चन ईजिली टैकल कर सकते हो। तो उस स्ट्रैटेजी से अपना जो है आगे के चीज़ों को किया जा सकता है। वहीं आप देखिए एमपी जो सेकंड आपका जो थर्ड पेपर है आपका एमपी जुडिशरी में, वो है आपका एमपी लोकल लॉज एंड क्रिमिनल लॉ। तो उसमें आपका एमपी अकोमोडेशन एक्ट, लैंड रेवेन्यू कोड, एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी और एनआई है। इसमें सारे ही आपके जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े इलैबोरेट हैं। एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी काफ़ी इलैबोरेटेड सिलेबस है। एनआई बहुत बार आपके 138 पे क्वेश्चन पूछा गया है, 143 पे क्वेश्चन पूछा गया है, 142 पे क्वेश्चन, जो आपका चैप्टर लेटेस्ट एडेड है 138 ऑनवर्ड्स वाला जो चैप्टर है उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ऑल द होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको करना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पे नहीं रिलाई करना चाहिए, बिकॉज एमपी जुडिशरी इज़ अ बिट अनप्रिडिक्टेबल इन टर्म्स ऑफ मेंस आंसर पेपर। फर्स्टली बिकॉज यहाँ पे आपको अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपको चॉइस नहीं होते हैं। बिहार जुडिशरी में या फिर अदर जुडिशरी एग्जामिनेशन में जहाँ पे चॉइस अवेलेबल है तो वहाँ पे आप थोड़ा रिस्क ले भी सकते हो, लेकिन एमपी जुडिशरी में आपको हर पेपर को बहुत थॉरो पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आप जो है वो स्ट्रैटेजाइज करके एक पेपर जो आपका कम सेक्शन वाला है, जहाँ पे सिलेबस लिमिटेड है, उसको कवर करो जल्दी, ताकि आपको क्या होगा साइकोलॉजिकली ये लगेगा कि आप जल्दी सिलेबस कवर कर पा रहे हो। आपने एनआई कर लिया, आपने लोकल एक्ट से दोनों क्वेश्चन, क्योंकि बहुत टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे। एमपी अकोमोडेशन, लैंड रेवेन्यू कोड बहुत ही टू द पॉइंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। फैक्ट बेस्ड इन द सेंस कि आपको एकदम टू द पॉइंट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सारा एप्लीकेशन इसमें नहीं होगा, एकदम टू द पॉइंट स्ट्रेट क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे। एनआई से भी आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ऑल्दो ये थोड़ा सा इलैबोरेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस को आपको डील करने हैं, लेकिन इसको उसके बाद ये 3 एक्ट आपके जब हो जाएगा तो आप इस पे आ सकते हैं। एविडेंस के लेक्चर सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, टारगेट फॉर आईक्यू पे एविडेंस के लेक्चर सीरीज़ चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप। हम सारे आंसर्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और जितना हो सके आपको लिमिटेड टाइम स्पैन में उसको प्रोवाइड किया जा रहा है विथ ऑडियो नोट्स, तो आप ये देख सकते हो। अब देखिए बात करते हैं हमारे कि किस तरीके से डील करना है और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या आइडियल साइज़ होना चाहिए आंसर का। देखिए सबसे पहले तो कोई आइडियल पेज नहीं होता है कि इतना पेज लिख दिए तो आपको नंबर मिलेगा। लॉ में क्या है कि आप जितना, खासकर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप फ्यूचर जज बनेंगे, तो आप कितना क्वालिटी आंसर लिख रहे हो वो इम्पॉर्टेंट होता है। आप अगर एक पेज में भी अपने आंसर को क्वालिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो, आपने कोई भी बकवास चीज़ नहीं लिखा है और टू द पॉइंट उसमें आंसर लिखा है विथ अप्रोप्रिएट केस लॉज, विथ अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशंस। ऐसा भी नहीं है कि आपको एक आंसर में 4 या 5 केस लॉ का ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार तो मैं अपने फ्रेंड्स, अपने जो मेरे एक्वेंटेंस हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रैंक से सिक्योर किया है डिफरेंट जुडिशरी, उनसे बात करने पे तो ये भी पता चलता है कि कई बार उन्होंने पेपर में एक भी आंसर नहीं लिखा और तभी भी उनको बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर हुआ है। तो पॉइंट ये है कि वो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को चेक करना चाहते हैं, आपके रट्टाफिकेशन को चेक करना नहीं चाहते। अगर मैं डाइंग डिक्लेरेशन पे 10 केस लॉ भी लिख दी और डाइंग डिक्लेरेशन क्या है यही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैंने, तो फिर उस बात का कोई मतलब नहीं रहेगा।
तो केस लॉज तभी नेसेसरी हैं जब देर इज़ अ ग्रे एरिया इन लॉ, व्हेन यू वांट टू पॉइंट आउट कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डाइवर्स ओपिनियंस हैं उसको कैसे क्लैरिफाई किया, या हाई कोर्ट का क्या पर्टिकुलर वो जजमेंट है जो कि जो है बाकी जजमेंट्स को क्लैरिफाई करता है या बाकी जजमेंट्स को डिसेंट करता है, उसके रेलेवेंस के हिसाब से वो केस लॉ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो सेक्शन में लिखा हुआ है उस चीज़ के लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए आप अनदर केस लॉ को लेके आ रहे हो, वो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में यही हो सकता है कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखो, कोई भी, जैसे आपको अगर मान लीजिए मैं लिस्ट पेंडेंस की बात करूँ, टीपी का आपकी ये क्वेश्चन है, सेक्शन 52 में दिया हुआ है लिस्ट पेंडेंस, तो सबसे पहले तो एग्जामिनर को ये बता देना होगा आपको इनिशियल पैराग्राफ्स में कि आपको लिस्ट पेंडेंस के बारे में कितना नॉलेज है। आपको एक ओवरव्यू देना है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन कभी भी बहुत लंबा नहीं होगा, 2 या 3 लाइन होगा जिसमें आपको ये बताना है कि लिस्ट पेंडेंस एक डॉक्ट्रिन है जो कि टीपी एक्ट में प्रोवाइडेड है, इस सेक्शन 52 में प्रोवाइडेड है। लिस्ट पेंडेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में 1 लाइन लिखेंगे कि लिस्ट पेंडेंस मतलब पेंडिंग लिटिगेशन, ठीक है, ये डॉक्ट्रिन क्यों आया, 2 लाइन आप उसके ऑब्जेक्ट के बारे में लिख सकते हो अगर आपको जानकारी है तो। उसके बाद उसके एसेंशियल्स के बारे में लिखिए। उसके बाद उसके जो इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, जैसे कि जिस पॉइंट पे, जिस केस पे लिस्ट पेंडेंस का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है, वो है बेलामी वर्सेस सबाइन, तो बेलामी वर्सेस सबाइन का केस लिखो। उसके बाद जो आपको यूनिक पॉइंट्स लगते हैं, अगर आपको लगता है कि जो अगर स्ट्रेट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लिस्ट पेंडेंस, एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ लिस्ट पेंडेंस, तो एसेंशियल्स लिख के वहाँ पे आप ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यू हैव स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइडेड फॉर यू, तो आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो विद इन 1 और 2 लाइन्स कि एग्जीक्यूटरी डिक्री में क्या होगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन में क्या लिस्ट पेंडेंस का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, क्या जो है प्रिंसिपल जो है रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लिस्ट पेंडेंस के प्रिंसिपल के ऊपर ओवर पावर करता है। इस तरीके का जो आप यूनिक चीज़ जो है वो अगर लाओगे, या फिर आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि लिस्ट पेंडेंस का जो प्रिंसिपल है वो आखिरकार जो है वो क्यों लाया गया, ठीक है, लिस्ट पेंडेंस का बिकॉज वो डिफीट नहीं करना चाहते थे ऑर्डर और डिक्री को, ठीक है, कि कोर्ट का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर आप अपने जो प्रॉपर्टी है, जो कि सूट प्रॉपर्टी है, उसको ही आप अगर मान लो बेच दिए, या फिर अल्टीमेटली लिटिगेशन का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा अगर वो प्रॉपर्टी ही एट हैंड आपने बेच दिया पेंडिंग लिटिगेशन। तो इस बारे में आप एकदम ही आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बनना चाहिए कि आपको क्या लिखना है। वहाँ पे जाके आपको नहीं सोचना है कि अच्छा इसके बाद क्या लिखें, इसके बाद क्या करें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपका पेन का निब सूखना नहीं चाहिए, आपको इस कदर अपना तैयारी करना है। और सेम यही स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग चल रहे हैं। बहुत सारे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डेली बेसिस पे 2 या 3 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके आंसर्स विथ ऑडियो लेक्चर आपको मिलते हैं। आइए बात करते हैं हमारे बिहार जुडिशरी के सिलेबस की। देखिए यहाँ पे सीआरपीसी और एविडेंस एमपी जुडिशरी जैसा ये दोनों आपका कॉमन है। सीपीसी और आर्बिट्रेशन, सीपीसी भी आपका जो है एमपी जुडिशरी में क्वेश्चन सीपीसी के पूछे जाते हैं। तो ये तीनों जो है आपको हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आर्बिट्रेशन ये कंपलसरी पेपर में आता है। कॉन्स्टी एडमिन, ये जो आपके 5 पेपर हैं इसमें से आपको 3 पेपर चूज़ करना होता है। उस हिसाब से कॉन्स्टी एडमिन, टीपी, स्पेसिफिक ट्रस्ट, इक्विटी, सोगा, पार्टनरशिप कंपनी, एनआई, हिंदू मुस्लिम कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट्स। इसमें देखिए सबसे पहले इसमें भी अलग अलग स्ट्रैटेजी है। अगर किसी ने अगर कमर्शियल लॉ का पेपर लिया है तो कमर्शियल लॉ के पेपर में एनआई एक्ट और कंपनी को बहुत लोग ऐसे छोड़ देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है। आपको ऑप्शन से जो है 6 क्वेश्चंस करने होते हैं और आपको 4 पेपर है। लेकिन एनआई आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग होगा, क्योंकि एनआई में क्या होता है कि आपको एकदम टू द पॉइंट आपको स्पेसिफिक प्रोविज़न के बारे में सीधे सीधे पूछा जाता है। अगर मान लीजिए आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोविज़न पूछा गया एनआई एक्ट में कि इंटरेस्ट का जो है इंटरेस्ट रिलेटेड प्रोविजंस लिखिए, तो इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको पता है सेक्शन 73, 74 में दिया हुआ है, उसके इंग्रेडिएंट्स को लिखिए। अगर आपको केस लॉज आते हैं तो केस लॉज लिखिए, अदरवाइज देयर इज़ नथिंग विच हैज़ टू बी रिटन इन 73 एंड 74। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जो है यूनिकनेस नहीं ला सकते अपने पेपर में, लेकिन अगर आपने टू द पॉइंट लिखा तो आपको मैथ्स जैसे नंबर मिल सकते हैं। नोटिंग एंड प्रोटेस्ट के बारे में पूछा, 9900 का एसेंशियल्स लिखिए, क्यों ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर, एक्सेप्ट ड्रॉअर इन केस ऑफ नीड, इन सब ये सारे जो डेफिनेशंस हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स की प्रॉपर्टी, ये सारे जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत टू द पॉइंट हैं और उसको
ईज़िली टैकल किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप बिहार जुडिशरी का भी हमारा क्लासेस चल रहा है। और यहाँ पे देखिए ट्रस्ट और इक्विटी, ये दोनों बहुत ही स्कोरिंग, बहुत ही अच्छा जो है वो एरिया है जिसको जो जनरली क्या करते हैं लोग टीपीए पे ध्यान देते हैं, इन तीनों को छोड़ देते हैं। ये तीनों सबसे स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए, बिकॉज यहाँ से स्पेसिफिक क्वेश्चन, टू द पॉइंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड या डॉक्ट्रिन रिलेटेड बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे स्पेसिफिक आंसर देना और टू द पॉइंट मार्क्स स्कोर करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ये तरह के क्वेश्चन, ट्रस्ट बहुत ही सिंपल लेजिस्लेशन है जिसको आप सिंपल जो है, इतने सेक्शंस हैं, इतना यहाँ पे राइट्स दिया हुआ है, इतना यहाँ पे ड्यूटीज़ दिया हुआ है, उसके अलावा इसमें है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो ये बहुत ही स्कोरिंग इसलिए हो जाता है। कॉन्स्टी एडमिन में अगर आप कॉन्स्टी एडमिन अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में आप डॉक्ट्रिन्स के लिए बहुत पर्टिकुलर है, फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस आपने अच्छे से किए हुए हैं, यूनियन पब्लिक कमीशन, इस तरह के क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो उसमें भी अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया सिटीजनशिप से रिलेटेड, तो उसमें आपको बताना है कि सेक्शन 5 और सेक्शन 5 से लेकर 11 तक आपको प्रोवाइडेड है सिटीजनशिप। उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर इनैक्टमेंट है सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसका जिक्र करिए, वो क्यों आया। 11 में सेक्शन आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइडेड है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप के बारे में लॉ बना सके। तो वो लॉ जो बना है उसमें क्या क्या अलग से प्रोविज़न है। तो इस तरीके से आप एकदम ब्रॉड ओवरव्यू अगर क्वेश्चन का देते हो, एग्जामिनर को ये समझ आता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसी है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार एपीओ की। तो बिहार एपीओ में दो तरीके से डिवाइडेड है आपका सिलेबस, एक मेजर एक्ट है और एक माइनर एक्ट है। मेजर एक्ट में आपका आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी आता है। आपका मेन एमपी मेंस से रिलेटेड सिलेबस है। एमपी मेंस में भी आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी आपके क्रिमिनल पेपर में पूछे जाते हैं। ये आपका हो गया मेजर एक्ट। माइनर एक्ट में आपका डाउरी, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पॉस्को, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव्स एक्ट, ये आपके 150 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 150 के यहाँ। अब क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि मेजर एक्ट पे बहुत फोकस करते हैं, माइनर एक्ट को सब जो है वो उसको मतलब सौतेला ट्रीटमेंट देने लगते हैं। भैया ये बात आप समझ लो कि 150 नंबर यहाँ है तो 150 नंबर यहाँ भी है। आप स्कोरिंग देखो ना, यहाँ आपको सीपीसी से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 16 मार्क्स का सीपीसी भी है, 16 मार्क्स का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। तो किस चीज़ को आप पहले करने की कोशिश करोगे, कहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा है कि आप सीपीसी को 2 महीने बैठोगे लेके, या फिर सबसे पहले जो इजी टारगेट्स है उसको कंप्लीट करके अपना मेंटल बूस्टअप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करिए। और आप तीनों ही, हमारा मेंस ग्रुप चल रहा है जिसमें आपको ऑडियो लेक्चर और हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइडेड हैं। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो और दिए गए नंबर पे कॉल करके क्वेरी ले सकते हो, 7500110314। टारगेट फॉर IQ में आप बात कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी मेंस ग्रुप ज्वाइन करना है तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। एंड आप तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको ज्वाइन करना है एनी ऑफ द ग्रुप्स तो आप ज्वाइन कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड अच्छे से तैयारी करिए। एंड तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।